दोस्तों नमस्कार। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह राजनीति का वह दौर था जब राजनीतिक संघर्ष के आसरे और लोगों के साथ सड़कों पर यह पूरा देश निकल पड़ा था। लेकिन इसकी नींव और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। उसी बिहार में आज राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ एंट्री कर चुके हैं। जनता वहां पर बेहिसाब मौजूद थी। राजनीतिक तौर पर यह बात बड़ी छोटी सी है कि कोई कह दे नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। यह बहुत छोटी बात है उस राजनीति के आगे जिस राजनीति के भीतर सिर्फ और सिर्फ नफरत ही हो, एक दूसरे पर कटाक्षी हो। लेकिन बिहार की राजनीति इस वक्त पूरे उफान पर है। राजनीतिक तौर पर नीतीश कांड ने शायद दिल्ली को ऑक्सीजन तो दे डाली है और इंडिया को धराशायी करने में कोई कोताही बरती नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बिहार धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। एक ऐसी राजनीति की दिशा में वो बढ़ रहा है जहां पर उसे विकल्प चुनना ही होगा। और यह नजारा आज बंगाल के बाद बिहार में जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हुई, उस दरवाजे से ही नजर आने लग गया, जहां के बाद 4 जिलों में इस यात्रा को और गुजरना है और उसके बाद दोबारा से बंगाल में चले जाना है। आज इस बात को लिख भी लीजिए। पहले राउंड का बंगाल और अब बिहार से निकलकर दोबारा बंगाल जाने की परिस्थितियों में इस देश की राजनीति में तीखापन और बढ़ जाएगा। जब बंगाल में यात्रा पहुंच रही थी तो ममता बनर्जी का ऐलान, और बिहार में जब यात्रा पहुंच रही थी तो नीतीश कांड, और यही प्रक्रिया बंगाल के बाद फिर से झारखंड में जाने से पहले वहां पर हेमंत सोरेन कांड की तैयारी दिल्ली कर रही है। इसीलिए हेमंत सोरेन आज ईडी से पूछताछ के लिए अपने घर पर मौजूद नहीं रहे। वह सुबह सवेरे ही निकल गए। ईडी खाक छानती रह गई रांची के भीतर, पूरे झारखंड के भीतर और दिल्ली तक उनके घर पर पहुंच गई। लेकिन बात तो उस तीखी राजनीति की है जिस तीखेपन ने इस देश के सामने 2 ही विकल्प छोड़ रखे हैं। या तो इस देश की जनता सड़क पर आकर खड़ी हो जाए और राजनीतिक तौर पर उस न्याय की गुहार लगाते हुए राजनीतिक संघर्ष में कूद जाए जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है। हालांकि विपक्ष धीरे धीरे कम हो रहा है, वो बट रहा है, टूट रहा है। या फिर दूसरी तरफ सत्ता के पक्ष में यह जनता इस रूप में खड़ी नजर आने लगे जिसका शोर दिल्ली से लगातार 400 पार का लगाया जा रहा है। लेकिन हमने शुरुआत में ही कहा, तीखापन पहली बार भारत के चुनावी राजनीतिक इतिहास में इतना ज्यादा हो चला है कि ईडी किसको कब गिरफ्तार करेगी और किस नेता को नोटिस थमाकर उसे अपने साथ ले जाएगी और उस राजनीति से बेफिक्र रहेगी कि कोई शोर भी मचाएगा। राजनीति की यह हकीकत आज पटना में लालू यादव से पूछताछ के वक्त नजर आई और एक दूसरी हकीकत रांची में नजर आई। लेकिन बात आज उससे आगे की है। राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर बिहार में पहुंचे उससे बहुत दूर नहीं है उड़ीसा। वहां पर जिस बात का जिक्र आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया, वह उस राजनीतिक लकीर को नए सिरे से खींचने की कोशिश है इस देश के भीतर जहां जनता सड़कों पर आ जाए। और राहुल गांधी सड़क पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐलान और आह्वान कर रहे हैं सड़क पर आने का। लेकिन उनके इन तीखे शब्दों को एक बार सुनिए, उसके बाद बिहार की राजनीति के आज वो पन्ने खुलेंगे जो हो सकता है भारत की राजनीति की दिशा आने वाले वक्त में या तो बदल डालें या फिर नतमस्तक होकर खुले तौर पर नजारा देखते रह जाएं। लेकिन क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनिए जरा। एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा?
क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने तो कुर्सियों पर बैठी हुई जनता थी जो उनके भाषण को सुन रही थी, उसमें भी ज्यादातर कांग्रेसी ही होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज बंगाल के बाद बिहार में जैसे ही राहुल गांधी के न्याय यात्रा की शुरुआत हुई, वहां पर मौजूद भीड़ और जनता से संवाद बनाते हुए राहुल गांधी, सवाल यह नहीं है कि दरअसल यह वही बिहार है जहां से एक वक्त इस देश की राजनीतिक सत्ता को हिलाने के लिए जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो की मुनादी की गई थी। दरअसल अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन 4 जिलों से राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुजरना है और जहां जहां से यह गुजर रही है वहां पर बीजेपी को चुनावी जीत मिली है। इन 4 जिलों में 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 8 सीट है, तो उनके सहयोगी रहे जनता दल यूनाइटेड जो 2020 में 7 थे बीजेपी के, एनडीए के हिस्से में थे, यानी 24 में से 12 सीट एनडीए के पास है। बाकी 12 सीटों में आइएगा तो सबसे ज्यादा ओवैसी की मौजूदगी है यहां पर, एआईएमआईएम, जिन्होंने 5 सीटें जीती थी। लेकिन जनता के भीतर का जो करंट था, इन जगहों पर जो नजर आ रहा था और जिस तरीके से युवा सड़क पर थे, और उसमें भी इस बात का जिक्र यहां पर करने की जरूरत है कि आरजेडी यहां पर सिर्फ 1 सीट जीती है, वह भी किशनगंज में। वो अररिया में नहीं जीती, पूर्णिया में नहीं जीती, कटिहार में नहीं जीती, लेकिन एक बड़ी लंबी कतार यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं की नजर आ रही थी। जाहिर है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी भीड़ है, इस भीड़ में आरजेडी के भी लोग हैं, लेकिन बड़ी तादाद में सामान्य लोग, और खास तौर से कोई कह सकता है ये तमाम जगहों पर अल्पसंख्यकों की मौजूदगी भी है। लेकिन सवाल वहीं पर है जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे उसी अंदाज में कर गए जिस अंदाज में ऐसे लगा कि दरअसल क्या बिहार की राजनीति के भीतर लालू यादव को पूरे तरीके से राजनीतिक तौर पर दफन करने की स्थिति में दिल्ली आ चुकी है, और वो जानती है कि तेजस्वी में अभी वो ताप नहीं है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो तेजस्वी को कल बुला लिया गया है ईडी के पास, आज लालू यादव को बुलाया गया, कल तेजस्वी को बुलाया जाएगा। यहां सवाल यह नहीं कि कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि कानून के दायरे में हर अपराधी बराबर होता है, लेकिन बराबर अपराधी हो यह दृष्टि इस दौर में दिल्ली की सत्ता ने गंवा डाली। और शायद यही वो वजह है, जब आप पिक एंड चूज करते हैं और अपने अनुकूल राजनीति को साधते हैं, तो ऐसे में सड़क के भीतर की सियासत को भी अब समझने की जरूरत है। राहुल गांधी वहां पर क्या कर रहे हैं, उनके साथ दौड़ते हुए बच्चे कौन हैं, उन युवाओं के हाथ में झंडे क्यों हैं, और सिर्फ नफरत और मोहब्बत का जिक्र कर राहुल गांधी की बात पर लोग ताली क्यों बजा रहे हैं। हमें लगता है इस नजारे को एक वक्त देखना चाहिए। सीता मैया का धरती था, प्रणाम भी नहीं कर पाए, साक्षात दंडवत करना था। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। यात्रा का रास्ता अररिया का है, जहां 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। उसमें से 3 बीजेपी ने जीती, 1 जनता दल यूनाइटेड ने जीती, 1 कांग्रेस ने जीती और 1 एआईएमआईएम ने जीती।
उसके बाद किशनगंज का इलाका, किशनगंज में एआईएमआईएम ने 2 सीट जीती, आरजेडी ने 1 सीट जीती, कांग्रेस ने 1 सीट जीती, यहां पर 4 सीट है। पूर्णिया के भीतर 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें बीजेपी ने 2 तो जनता दल यूनाइटेड ने 2 सीट, यानी 4 एनडीए के पक्ष में। एआईएमआईएम ने 2 सीट और 1 कांग्रेस ने जीती। उसके बाद कटिहार का इलाका, जिसके बाद ये बंगाल में दोबारा ये यात्रा चली जाएगी और कटिहार की 7 में से 3 सीट बीजेपी ने जीती, 1 सीट जनता दल यूनाइटेड ने, कांग्रेस ने 2 सीट और सीपीआई एमएल ने 1 सीट जीती। अब यहां पर एक सवाल और है। राजनीतिक तौर पर बिहार के भीतर इस यात्रा के घुसने के साथ जो राजनीतिक तरंगें युवाओं में दिखाई दे रही है, माइनॉरिटीज में दिखाई दे रही है और खास तौर से महिलाओं के भीतर भी, और उनका जमघट भी अलग अलग जगहों पर जो नजर आ रहा है, वह 2-3 संदेश साफ लेकर चल रहा है। ओवैसी के लिए इस इलाके में अब राजनीतिक तौर पर मुश्किल होगी और वह पूरा का पूरा वोट बैंक कहां जाएगा, वह बीजेपी के पास जाएगा, यह एक इंपॉसिबल सी बात है। लेकिन क्या वो नीतीश के साथ चला जाएगा, यह भी मुश्किल सवाल है। उसके साथ साथ युवाओं और महिलाओं का बड़ा वोट बैंक, इससे पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार राजनीति साध रहे थे, वह उनके साथ चली जाती थी। लेकिन हमें लगता है कि अब बिहार की पलटती हुई राजनीति में जब दिल्ली ने यह साध लिया है कि बिहार की राजनीति से आरजेडी को साफ करना है और खास तौर से लालू यादव की उस राजनीति का अंत करना है जो बीते 30 साल से लगातार सत्ता में बनी रही या प्रभावित करती रही, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इसी आधार पर नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर किसी के जहन में भी 2-3 सवाल और होंगे। बीजेपी क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है? बीजेपी के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं क्योंकि बगैर नीतीश बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती है। लेकिन नीतीश की अपनी राजनीति कहीं एक दायरे में सिमटते सिमटते सिकुड़ तो नहीं रही है, क्योंकि एक एक चीज अगर जनता दल यूनाइटेड का परखना आप शुरू कीजिएगा तो आप इस परिस्थिति को देखिए कि जनता दल यूनाइटेड ने 2014 में जब वो अकेले लड़ रही थी तब उसको लगभग 15.5% वोट मिलते हैं। 2015 में जब वो विधानसभा, 2014 में अकेले लड़ती है, 2015 में जैसे ही वो सामने आती है उसका स्ट्राइक रेट जबरदस्त हो जाता है लालू यादव के साथ खड़े होने पर। 1% वोट बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ 101 सीट पर चुनाव लड़कर 71 सीटों पर वह जीत जाती है। लेकिन 2019 में वह बीजेपी के साथ आती है, परसेंट ऑफ वोट और स्ट्राइक रेट दोनों बढ़ जाता है। यानी लोकसभा के चुनाव में 21.5% वोट मिलते हैं और 17 में से 16 सीट वो जीत जाती है। यही स्थिति बीजेपी की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकता है यह जहन में हो कि नीतीश का साथ बीजेपी को लाभ पहुंचा दे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने भी 2014 में अकेले चुनाव लड़ा था तो उसका परसेंट ऑफ वोट तो 29% था। लेकिन जब वो नीतीश के साथ 2019 में आती है तो वोट 6% कम होता है, लेकिन 17 में से 17 का स्ट्राइक रेट, यानी 100% स्ट्राइक रेट। बीजेपी अपने स्ट्राइक रेट को देख रही है, नीतीश कुमार अपने स्ट्राइक रेट को बचाने के लिए देख रहे हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर संघर्ष के रास्ते पर खड़े हैं। और इन सब परिस्थितियों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस जिस रास्ते चल पड़ी है उसमें कांग्रेस के पुराने नेताओं को थोड़ी देर के लिए आपको भूलना होगा, क्योंकि राहुल गांधी के अपने तेवर उन युवाओं को साथ ले रहे हैं जो कांग्रेस के भीतर और बाहर अपनी उम्र के लिहाज से तेवर साथ रखकर चलते हैं। और यह नजारा बिहार में राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री के साथ भी नजर आता है, क्योंकि इसी दौर में अगर आरजेडी को आप परखना शुरू कीजिए तो 2020 के चुनाव में जब वो अपने बूते चुनाव लड़ रही थी, नीतीश साथ नहीं थे, उस वक्त उसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की विधानसभा की, और परसेंट ऑफ वोट भी 23% पे चला गया, जो कि तमाम राजनीतिक दलों की अपने अपने वोट बैंक से कहीं ज्यादा था। तो क्या नीतीश कुमार को लेकर जिस भविष्यवाणी की दिशा में तेजस्वी बढ़ रहे हैं कि 2024 के बाद नीतीश की पार्टी ही खत्म हो जाएगी, तो क्या उसकी एक निशानदेही इस
राहुल गांधी की यात्रा के साथ और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में दिल्ली की बिहार को लेकर मानसिकता के साथ तो नहीं खड़ी हो रही है, क्योंकि एक सच तो है, बीजेपी ने बहुत प्रयास किए बिहार में उसकी सत्ता हो जाए, लेकिन उसकी सत्ता बन नहीं पाई। इस देश के तमाम राज्यों में वो आ गई। बंगाल का जिक्र यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल के भीतर तो बहुत बाद में एंट्री बीजेपी की होती है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में एकमात्र राज्य बिहार ही है जहां पर एंट्री हो नहीं पाई बीजेपी की। और बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं इसका गिला शिकवा तो है, और वो जानती है कि दोनों में से कोई एक राजनीतिक दल जैसे ही खत्म होगा, वह सत्ता में आने की परिस्थिति में आएगी जब आमने सामने की लड़ाई होने लगेगी। क्योंकि अभी आमने सामने की लड़ाई के बीच में नीतीश कुमार है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे? राजनीतिक तौर पर यह ऐलान तेजस्वी ने कल ही किया था। हमें लगता है कि आज उसकी इस अनुगुंज को सुनना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव के तेवर लालू यादव सरीखे नहीं हैं, और लालू यादव की राजनीति सरीखी राजनीति किसी ने बिहार में की नहीं। तो क्या यह एक नई राजनीति की शुरुआत है? लालू यादव किसी की राजनीति को खत्म करने के लिए या हाशिए पर ढकेलने के लिए कोई ऐलान नहीं करते थे। नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने ऐलान नहीं किया जब आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक तरफ राहुल गांधी की उम्र है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की उम्र है, और बिहार के भीतर युवाओं के भीतर एक संघर्ष का मादा इस दौर में लगातार कुलबुला रहा है। और शायद यही वो नजारा आज जब लालू यादव को ईडी से पूछताछ के लिए जाना पड़ा, वहां पर मौजूद भीड़ हो या वहां पहुंची हुई मीसा भारती हो। दरअसल इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो जिस वक्त यह नारा लगा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उस वक्त इमरजेंसी का दौर था, और इमरजेंसी में लालू यादव जेल में थे, और जेल में ही उन्हें जानकारी मिली कि घर में बेटी हुई है। उन्हें मीसा कानून के तहत जेल में डाला गया था, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया। वही मीसा भारती आज अपने पिता के साथ ईडी के दफ्तर पहुंची, और दफ्तर में घुसने की इजाजत उन्हें नहीं थी, कानूनी तौर पर भी नहीं, और पिता बीमार हैं तो एक बेटी को साथ आने की भी इजाजत नहीं। तो वो सामने मंदिर में चली गई, और मंदिर से निकली तो उन्होंने क्या कहा, इसे जरा सुनिए। और राजनीतिक तौर पर बिहार की धड़कनें इस देश की धड़कनों से मेल खाती है या एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रही है, यह संदेश तो नहीं है। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है। राजनीति का ये तीखापन क्या बिहार में एक नए तरीके की राजनीति को खड़ा करेगा? क्योंकि पन्नों को पलटिएगा तो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश ने इस देश की तमाम सियासतों को तब डिगाया जब वहां की जनता को यह लगने लगा कि दरअसल सत्ता ने विपक्ष को पूरे तरीके से दबा दिया है। इन प्रदेशों में मुद्दे बहुत मायने नहीं रखते हैं। इन प्रदेशों के भीतर की राजनीति दरअसल सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक संघर्ष के आश्रय ही चलती है, क्योंकि राजनीति यहां की खून में है और ऑक्सीजन के तौर पर वो काम करता है, और इससे हटकर कोई दूसरी राजनीति होती नहीं है। यानी राजनीति का एक पहलू यह नहीं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इस दौर में आर्थिक दिवालियापन कैसे आ गया है। सवाल यह है कि कौन सी राजनीति उन्हें राहत दे देगी, और जो राजनीति राहत देगी या जो राजनीतिक तौर पर
खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अगर उन्हीं को दबा दिया गया तो फिर बचेगा क्या? और शायद यही वो वजह है जो नीतीश कांड के बाद बिहार के भीतर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं धड़कनों के साथ जुड़ने लगा है। सवाल इसको आकलन करने का पटना में ईडी दफ्तर के बाहर लगते नारों से नहीं है। सवाल यह भी नहीं है कि किस तरीके से राहुल की यात्रा बिहार में एंट्री के साथ वहां पर युवाओं का शोर एक नए तरीके का दिखाई दे रहा है। सवाल तो यह है कि इन जगहों पर नारे अक्सर ये लगते रहे हैं कि अगर आपने विपक्ष की राजनीति को खत्म कर दिया तो फिर जनता खड़ी हो जाती है सत्ता पलटने के लिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार से निकलकर बंगाल में यह यात्रा प्रवेश करेगी, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, बीरभूम में, यहां पर ममता बनर्जी की सीटें हैं, कुछ यहां पर प्रभाव बीजेपी ने भी अपना जमाया है। यहां कांग्रेस या लेफ्ट के लोग नहीं हैं। उन जगहों से कांग्रेस की यात्रा इसको निकलना है और वहां का शोर आपको दोबारा बंगाल में इस यात्रा के घुसने के साथ होगा। और अगला सवाल यह भी हर जहन में होगा, तो क्या इसके बाद झारखंड पहुंचने से पहले ही हेमंत सोरेन भी, उनका कांड भी हो चुका होगा राजनीतिक तौर पर? तैयारी तो इसी बात की है और तैयारी तो इस बात की भी है कि झारखंड से जब यह उत्तर प्रदेश की जमीन पर यात्रा कदम रखे तो उत्तर प्रदेश के भीतर कोई बड़ी हरकत राजनीतिक तौर पर ना हो, इसमें अपने तौर पर। और योगी आदित्यनाथ की यह खासियत है, वो बहुत बोलते नहीं है जैसे हेमंत बिस्वा बोलते चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, तो क्या उनकी कार्रवाई कोई नई राजनीतिक दिशा को तय कर देगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी इस बात की जानकारी है, दिल्ली की आंखों में वह खटकते हैं, राजनीतिक तौर पर वो मजबूत हो चले हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को वो साधने में माहिर है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे रही है तो कहां, कब, कैसे, कितनी ढील देनी है और कहां पर बांधना है, यह उनकी अपनी सियासत तय करेगी। यानी एक बहुत ही ऐसी राजनीति की दिशा में यह देश बिहार के जरिए अब बढ़ने को तैयार है, जहां पर उसके सामने 2024 के चुनाव है। और याद कीजिए, तो जॉर्ज फर्नांडिस को बिहार के मुजफ्फरपुर में जब जेल में बंद कर दिया गया था तो मुजफ्फरपुर से वह जेल से ही चुनाव लड़ रहे थे और नारा तो यही लग रहा था, जेल का ताला टूटेगा, जॉर्ज फर्नांडिस जीतेगा। राजनीतिक तौर पर संघर्ष और राजनीतिक तौर पर संघर्ष को खत्म करने की राजनीति, यह तय अगले चंद दिनों में होना है। सिर्फ इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।